ये एक ही अभी जो सीखेंगे हम लोग एक लेक्चर में, सिंगल लेक्चर में पूरा वर्क, एनर्जी और पावर, पूरा कॉन्सेप्ट कंप्लीट करना है इसमें। तो वर्क यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले वर्क। वर्क क्या होता है? वर्क इज़ अ वे टू ट्रांसफ़र एनर्जी फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। जो वर्क करता है उसका एनर्जी कम होता है और जिस पे वर्क करता है उसको वो एनर्जी मिल जाता है। जैसे एक स्प्रिंग है, स्प्रिंग अगर नेचुरल लेंथ पे है तो उसके पास कुछ भी एबिलिटी नहीं है करने की, उसमें कोई एनर्जी नहीं है। अगर उस स्प्रिंग को मैं कंप्रेस करता हूँ ऐसे, तो मैं पॉजिटिव वर्क किया, क्योंकि मैं जिधर फोर्स लगाया उधर ही डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो मैंने पॉजिटिव वर्क किया तो मेरा एनर्जी लॉस हुआ, लेकिन वो जाकर उस स्प्रिंग में जमा हो गया। उसको बोलते हैं स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। अब जैसे ही स्प्रिंग को छोड़ा जाएगा वहाँ से कंप्रेस्ड पोजीशन से, तो वो अपने आप नेचुरल पोजीशन पे आ जाएगा, रीगेन कर लेगा अपना ओरिजिनल शेप को। तो वर्क करने से क्या हो रहा है? मैं जब वर्क कर रहा हूँ तो मेरा एनर्जी कम हो रहा है और वो एनर्जी स्प्रिंग में चला जा रहा है। तो वर्क करने से एक बॉडी का एनर्जी दूसरे बॉडी में ट्रांसफ़र हो जाता है। तो वर्क इज अ वे टू ट्रांसफ़र एनर्जी फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। अब इसका क्वांटिटेटिव डेफिनेशन क्या है कि वर्क कितना होगा, कैलकुलेट कैसे करेंगे? तो फॉर्मूला उसके लिए है फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट में होता है कॉस थीटा, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट में होता है कॉस थीटा, राइट। अब अगर कांस्टेंट फोर्स है तो डायरेक्ट आप फोर्स का मैग्नीट्यूड लिख दीजिए और डिस्प्लेसमेंट का भी मैग्नीट्यूड, और एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट लिख देंगे यहाँ पे कॉस थीटा की जगह पर। अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में 90 डिग्री एंगल बन गया है तो कॉस 90 का वैल्यू 0 होगा और वर्क डन 0 होगा। तो रियल लाइफ में जिसको हम वर्क बोलते हैं वो फिजिक्स में ज़रूरी नहीं है कि वो सब वर्क हो जाए। रियल लाइफ के वर्क और फिजिक्स के वर्क में थोड़ा डिफरेंस है। रियल लाइफ में जो कूली होता है वो ऐसे वेट को अपने सर पे रखता है ऐसे और आगे की तरफ मूव करता है, तो वो mg फोर्स उस पर नीचे लग रहा होता है। जो बैग वो कैरी कर रहा है उस पर mg फोर्स नीचे अर्थ लगा रही है, तो वो उस पर mg ऊपर लगा रहा है, लेकिन वो चल रहा है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, राइट। तो फोर्स जिस डायरेक्शन में उसने फोर्स लगाया अपवर्ड डायरेक्शन, और जिधर वो डिस्प्लेस किया उस बैग को वो 90 डिग्री पे है, वो बैग को लेके हॉरिजॉन्टल जा रहा है, जबकि फोर्स उस पर वर्टिकल लगाता है ऐसे ऊपर की तरफ। तो 90 डिग्री रखने पे वर्क डन 0 आता है फिजिक्स में, राइट। फिर अगर वेरिएबल फोर्स हो जाए तो वर्क डन कैसे निकालेंगे? तो उसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा आपको, इंस्टेंटेनियस वैल्यू लिखना पड़ेगा फोर्स को, जो कि कुछ फंक्शन होगा एक्स का, और उसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तीसरा है कि वर्क डन एरिया अंडर एफ एक्स ग्राफ से भी आ जाता है। अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का ग्राफ दिया हुआ है तो उसका एरिया वर्क डन देगा। थर्ड है कि अगर किसी पार्टिकल का पोजीशन दिया हुआ है, फोर्थ कि कोई पार्टिकल r1 पोजीशन पे है, उसका पोजीशन वेक्टर r1 है और बाद में वो पोजीशन r2 पे चला गया, पोजीशन वेक्टर r2 होगा। r2 ऐसे दिया रहता है समथिंग i कैप प्लस j कैप, और r1 भी वैसे ही दिया रहेगा कि 2i कैप 3j कैप। तो इसका वर्क डन निकालना होगा। तो इस पर जो भी फोर्स लगेगा वो भी वेक्टर फॉर्म में रहेगा। और डिस्प्लेसमेंट होता है फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, मतलब चेंज इन पोजीशन ही डिस्प्लेसमेंट है। तो एक बार डिस्प्लेसमेंट हम निकाल लेंगे, ए से बी अगर गया तो ए बी किसके इक्वल होगा? ओ बी माइनस ओ ए, मतलब r2 माइनस r1, और फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट कर देंगे तो इससे भी वर्क डन आ जाता है। फिफ्थ मेथड है कि अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया हुआ है, सिर्फ ये दिया है कि काइनेटिक एनर्जी पहले कितना था और फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितना हुआ, तो वर्क डन बराबर होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी में कितने का चेंज आया उससे भी बता सकते हैं कि कितना वर्क डन करना पड़ा होगा उस पर। और एक और सिक्स्थ अलग से फॉर्मूला याद करना है वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स का। स्प्रिंग कितना वर्क करता है किसी भी ऑब्जेक्ट पे, तो हाफ के स्प्रिंग कांस्टेंट है और एक्स इनिशियल स्क्वायर माइनस एक्स फाइनल स्क्वायर। इसमें एक्स इनिशियल और फाइनल कंप्रेशन और इलोंगेशन इन स्प्रिंग है। एक्स कंप्रेशन भी हो सकता है और इलोंगेशन भी हो सकता है। एक ही न्यूमेरिकल में ऐसा भी हो सकता है कि पहले से स्प्रिंग इलोंगेटेड है और बाद में कंप्रेस्ड हो गया है, या पहले से कंप्रेस्ड है और बाद में इलोंगेटेड हो गया है। तो आप एक्स फाइनल और एक्स इनिशियल को एक ही क्वेश्चन में, ये कंप्रेशन भी हो सकता है और ये इलोंगेशन हो सकता है, या दोनों एक ही क्वेश्चन के कंप्रेशन हो सकते हैं। तो एक्स इनिशियल मतलब पहले से स्प्रिंग कितना इलोंगेटेड या कितना कंप्रेस्ड था नेचुरल लेंथ से। वैसे ही एक्स फाइनल मतलब जिस समय तक हमको वर्क डन पूछा है कि इतने एक्स से इतने एक्स तक, तो फाइनली स्प्रिंग में कितना कंप्रेशन या इलोंगेशन था वो वैल्यू एक्स का लिखना है। तो इसे वर्क डन बाय स्प्रिंग आता है।
ये था वर्क डन निकालने का इतना मेथड है। वर्क से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएगा कि फाइंड वर्क डन, उसमें इसी में से कोई एक फॉर्मूला यूज होगा। नेक्स्ट एनर्जी के बारे में देखेंगे। एनर्जी होता है कैपेसिटी टू डू वर्क। अगर किसी बॉडी में कैपेसिटी है कुछ करने की या एबिलिटी है तो उसमें हम लोग बोलते हैं कि एनर्जी है उसमें, राइट। जैसे कि कंप्रेस्ड स्प्रिंग अपने आप अपने नेचुरल लेंथ पे आ सकता है, उसमें एबिलिटी है नेचुरल लेंथ पे आने की, तो कंप्रेस्ड स्प्रिंग में एनर्जी है, राइट। मैकेनिकल एनर्जी, इस पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी को कंबाइनली बोलते हैं मैकेनिकल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला mgh है और ये किसके लिए है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। और स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी हाफ kx², जहाँ पे k है स्प्रिंग कांस्टेंट, वो डिपेंड करेगा कि कौन से मटेरियल का स्प्रिंग बना हुआ है, एल्युमिनियम का है कि कॉपर का है कि स्टील का है, किसका है, उस मटेरियल पे डिपेंड करेगा k, स्प्रिंग कांस्टेंट, राइट। और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल mgh, m मास अगर h हाइट पे है, अर्थ से h हाइट पे, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी mgh। और काइनेटिक एनर्जी का एक ही फॉर्मूला है, हाफ mv²। पोटेंशियल एनर्जी का दो फॉर्मूला और भी होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, लेकिन कोर्स ऑफ स्टडी में मतलब 11th क्लास का जो सिलेबस रहता है उसमें दो ही पोटेंशियल एनर्जी पे बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाएगा, दो ही पोटेंशियल एनर्जी पे बेस्ड क्वेश्चन। फिर है वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या है, वर्क डन बाय ऑल फोर्स। कौन कौन सा फोर्स, तो बॉडी पे जो भी फोर्स लग रहा है उन सबका वर्क डन बराबर होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, राइट। अब वर्क डन बाय ऑल का मतलब क्या है, एक बॉडी में एक ही बार एक से ज़्यादा फोर्स लग सकता है, फ्रिक्शन भी लग रहा है, अप्लाइड फोर्स भी है, ग्रेविटी भी उस पर एक्ट कर रहा है, स्प्रिंग भी मान लीजिए कनेक्टेड है उससे, तो एक साथ बहुत सारा फोर्स लग सकता है बॉडी पे, तो सबका वर्क डन लिखना है, एक भी छूटना नहीं चाहिए। सबका वर्क डन लिखेंगे तब वो इक्वल आएगा किसके, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के। COME, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, ये तभी आप अप्लाई कर सकते हैं जब खाली कंजर्वेटिव फोर्स बॉडी पे लगे। कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है, ऐसा फोर्स जो जिसके अगेंस्ट आप काम करें तो वो आपका जो एनर्जी लॉस हुआ उसको स्टोर कर ले। जैसे स्प्रिंग कंजर्वेटिव फोर्स है, क्योंकि स्प्रिंग को आप दबाने में जो आपका एनर्जी जाएगा वो स्प्रिंग में जमा हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। लेकिन फ्रिक्शन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है, स्प्रिंग जो दबा हुआ था उसको छोड़ने पे नेचुरल लेंथ पे आ जाएगा, लेकिन फ्रिक्शन के अगेंस्ट आप अगर काम किए, किसी टेबल को डिस्प्लेस किए फ्रिक्शन के अगेंस्ट, तो वापस टेबल उसी पोजीशन पर नहीं आएगा। तो फ्रिक्शन फोर्स नॉन कंजर्वेटिव फोर्स हुआ, राइट। तो ये कब अप्लाई करना है, जब किसी बॉडी पे ओनली कंजर्वेटिव फोर्स एक्ट करे, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स एक्ट नहीं करना चाहिए बॉडी पे, राइट। अब आ जाते हैं पावर पे। पावर होता है रेट ऑफ डूइंग वर्क, कि कितना फास्ट कोई वर्क हो रहा है, रेट ऑफ डूइंग वर्क। ये है एबिलिटी टू डू वर्क और ये है रेट ऑफ डूइंग वर्क, दोनों में डिफरेंस है, राइट। रेट ऑफ डूइंग वर्क मतलब हाउ फास्ट वर्क इज बीइंग डन। इसमें दो तरह का पावर पे बेस्ड क्वेश्चन आएगा, एक इंस्टेंटेनियस पावर और दूसरा एवरेज पावर, राइट। इंस्टेंटेनियस पावर निकालेंगे, वर्क का इक्वेशन कुछ दिया रहेगा, उसको डिफ्रेंशिएट करने से। वर्क होता है फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट किए तो डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन जो होता है, यानी डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम इंटरवल, इसको वेलोसिटी बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, क्योंकि ये स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है और ये स्मॉल टाइम है, तो वेलोसिटी क्या मिलेगा, टेंड्स टू 0 टाइम है, तो यहाँ पे वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस मिलेगा। तो इंस्टेंटेनियस का दो तरीका है, या तो इक्वेशन दिया है वर्क का तो डिफ्रेंशिएट करेंगे, या वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी दिया है और फोर्स तो डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे इन दोनों का। और एवरेज पूछा है, एवरेज पावर कितना है, तो टोटल वर्क डन कितना है बॉडी पे और कितना टाइम इंटरवल में वर्क हुआ। वर्क होता है फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट यहाँ लिखेंगे तो लार्ज डिस्प्लेसमेंट ये है और टाइम इंटरवल भी ज़्यादा है, तो यहाँ डॉट प्रोडक्ट तो होगा, लेकिन फोर्स एवरेज फोर्स लेना है और एवरेज वेलोसिटी भी लेना है आपको। एवरेज फोर्स और एवरेज वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट से क्या मिलेगा, एवरेज पावर। और इंस्टेंटेनियस पावर मिलेगा, इंस्टेंटेनियस फोर्स उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे कितना फोर्स लग रहा है और उसी इंस्टेंट का वेलोसिटी रखने से मिलेगा। एफिशिएंसी होता है आउटपुट बाय इनपुट, इसको एफिशिएंसी बोलते हैं। आउटपुट एनर्जी बाय इनपुट एनर्जी भी लिख सकते हैं, आउटपुट पावर बाय इनपुट पावर भी लिख सकते हैं, दोनों लिख सकते हैं।
एक न्यूमेरिकल करते हैं एफिशिएंसी को समझने के लिए। वाटर इज पम्प्ड आउट ऑफ अ वेल 10 मीटर डीप। 10 मीटर डीप एक वेल है, उससे वाटर निकाला जा रहा है। कितना वाटर निकाला जा रहा है? बाई मीन्स ऑफ अ पंप, पंप के हेल्प से निकाला जा रहा है, जिस पे लिखा हुआ है 10 किलोवाट। पंप के ऊपर प्रिंटेड है 10 किलोवाट, यानी कि वो पंप 10 किलोवाट पावर कंज्यूम कर रहा है। पावर होता है एनर्जी बाई टाइम, एनर्जी पर यूनिट टाइम। 10 किलोवाट का मतलब है कि 10 किलो जूल पर सेकेंड। 10 किलोवाट क्या है? 10 किलो जूल पर सेकेंड। एक सेकेंड में, पर सेकेंड जितना एनर्जी कोई कंज्यूम करता है वो पावर होता है उसका। और इसने पावर दिया है और हमको एनर्जी चाहिए अगर, तो मैं क्या करूँगा, इसको लिखूँगा 10 किलो, और वाट होता है जूल पर सेकेंड, क्योंकि एनर्जी बाई टाइम पावर होता है। पावर का ऐसा यूनिट वाट है, जबकि एनर्जी का यूनिट जूल है और टाइम का सेकेंड है ऐसा यूनिट, तो जूल पर सेकेंड ही वाट होता है। तो आप इसको लिख सकते हैं 10 किलो जूल पर सेकेंड। वाट की जगह पर क्या लिख सकते हैं? जूल पर सेकेंड। फाइंड एफिशिएंसी इफ 4200 kg पम्प्ड आउट, वाटर पम्प्ड आउट पर मिनट। एक मिनट में 4200 kg वाटर निकाला जा रहा है, तो इसका एफिशिएंसी हमको निकालना है, कितना होगा एफिशिएंसी। सॉल्व करते हैं यहाँ पे। एफिशिएंसी देखिए क्या होगा इसका। तो इनपुट और आउटपुट, इनपुट तो पहले से पता है मुझे, इसने दिया है कि इलेक्ट्रिसिटी इतना कंज्यूम करेगा। 10 किलोवाट मतलब 10 किलो मतलब 1000 और वाट मतलब जूल पर सेकेंड। एक सेकेंड में इतना इनपुट एनर्जी आया, ये इनपुट पावर हुआ क्योंकि जूल पर सेकेंड लिखे। तो ये इनपुट, आई मतलब इनपुट, और पावर हो गया ये, क्योंकि यूनिट जूल पर सेकेंड है। ये इनपुट हुआ, इतना इलेक्ट्रिसिटी इसने कंज्यूम किया, और बदले में मुझे क्या करके ये दिया, 4200 kg वाटर 10 मीटर ऊपर उठाया। ये ग्राउंड लेवल से 10 मीटर ऊपर उठाया 4200। तो mgh, ये 4200 वाटर मान लीजिए है, तो इसमें mg फोर्स, अर्थ इसको बोलेंगे नीचे आने के लिए mg फोर्स से, लेकिन इसको पंप ऊपर ला रहा है, तो पंप को काम करना पड़ेगा mg, यानी 4200 इंटू जी, और कितने हाइट तक लाया? h हाइट तक। तो पंप को काम करना पड़ा इस पे mgh, और ये काम कितने में किया? 60 में। तो टाइम से मैं डिवाइड कर दे रहा हूँ 60, क्योंकि वो पर मिनट लिखा है ना, पर मिनट। तो पर मिनट मतलब ऐसे लिखना है जूल पर मिनट, और मिनट को सेकेंड में करने के लिए हम 60 सेकेंड लिख दिए। तो m है 4200, g 10, और h हाइट 10 मीटर ऊपर लाया है, और ये 60, क्योंकि 1 मिनट में ऐसा किया था। कितना काम कितने समय में? तो 1 मिनट में, तो 1 मिनट में 60 सेकेंड लिख दिए। सेम यूनिट बनाने के लिए जूल पर सेकेंड था, तो इसको भी मैं बना दिया जूल पर सेकेंड। 0 से 0 कैंसिल हो गया, और ये 7 से कैंसिल हुआ, 700। तो एक 0 और यहाँ मल्टीप्लाई हो गया, तो ये आ गया 7000। तो ये आउटपुट जूल पर सेकेंड। आउटपुट पावर इतना आया, और इनपुट पावर इसने लिया था 10,000। 10,000 पावर कंज्यूम किया इसने, और मुझे बदले में 7,000 की दिया। तो इसका एफिशिएंसी हो जाएगा आउटपुट बाय इनपुट, यानी कि 7000 डिवाइडेड बाय 10,000, 3.23, 0.7। और परसेंटेज एफिशिएंसी पूछेगा तो 70%। इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो परसेंटेज एफिशिएंसी मिल जाएगा। तो 70% इसका परसेंटेज एफिशिएंसी है, राइट। खाली या तो गप करेंगे और नहीं तो बैठेंगे, समझेगा। साइड नेक्स्ट है पोटेंशियल एनर्जी और कंजर्वेटिव फोर्स में रिलेशन बिटवीन फोर्स एंड कंजर्वेटिव फोर्स एंड पोटेंशियल एनर्जी। वैसे भी पोटेंशियल एनर्जी ये वर्ड खाली कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए डिफाइन है। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट किया गया काम स्टोर ही नहीं होता है पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। तो पोटेंशियल एनर्जी सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट किए हुए काम से स्टोर होता है, राइट। सो दिस डेफिनेशन इज मेड ओनली फॉर कंजर्वेटिव फोर्सेज। कंजर्वेटिव फोर्सेज का वर्क डन जो होता है वो निगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होगा। ये निगेटिव साइन क्यों लगाना पड़ रहा है? क्योंकि जो काम करता है जिसने पॉजिटिव वर्क किया उस सिस्टम का एनर्जी कम होगा,
तो अगर कंजर्वेटिव फोर्स ने पॉजिटिव वर्क किया है, फोर्स लगा और उसका वर्क डन पॉजिटिव आ गया, तो उसका एनर्जी कम होगा पहले से, तो डी यू का वैल्यू निगेटिव आने लगेगा। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू निगेटिव आएगा, जबकि लेफ्ट साइड में पॉजिटिव क्वांटिटी आना चाहिए। कंजर्वेटिव फोर्स ने पॉजिटिव वर्क किया है, लेकिन उसका पोटेंशियल एनर्जी में डिफरेंस निगेटिव आ रहा है, क्योंकि फाइनल एनर्जी कम हो गया उसका। तो एल एच एस आर एच एस को इक्वल करने के लिए एक और माइनस लगाना पड़ेगा। जैसे एग्जांपल एक करते हैं हम लोग, ये मार्कर ग्राउंड पे रखा हुआ है, तो ग्राउंड पे पहले से मार्कर है, तो इसको ग्राउंड के अगेंस्ट ऊपर ले जा रहे हैं ऊपर, तो अर्थ का वर्क डन निगेटिव यहाँ पे होगा, क्योंकि अर्थ तो फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगाती है इस पर, और ये ऊपर की तरफ जा रहा है, तो वर्क डन बाई अर्थ क्या हो गया यहाँ पे, निगेटिव। लेकिन मुझे ऐसा सिचुएशन क्रिएट करना है जिसमें कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन पॉजिटिव आना चाहिए। तो उसके लिए ये सिचुएशन बनाते हैं हम लोग, पहले से ऑलरेडी किसी हाइट पे रखा हुआ है कोई बॉडी, और उस हाइट से वो नीचे आ रहा है, नीचे की तरफ। तो जब हाइट पे था और उससे नीचे आ रहा है, तो अर्थ का इस पर फोर्स किधर लगा, डाउनवर्ड, एम जी तो डाउनवर्ड एक्ट करता है, और ये आया भी नीचे की तरफ, तो वर्क डन बाई ग्रेविटी पॉजिटिव हो गया यहाँ पे, क्योंकि अर्थ ने फोर्स भी एक्सर्ट किया डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और ये बॉडी डिस्प्लेस भी डाउनवर्ड हुआ ऊपर से, तो वर्क डन बाई ग्रेविटी पॉजिटिव हुआ। जबकि ज़्यादा हाइट पे पोटेंशियल एनर्जी अधिक था, और यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या था, कम था। जब ये हाइट पे था तो पोटेंशियल एनर्जी इसके पास 10 जूल था मान लेते हैं, और जब ये ग्राउंड पे आ गया तो पोटेंशियल एनर्जी 0 हो गया इसका। तो क्या फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी निगेटिव आया, क्योंकि फाइनल 0 हो गया इसका, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी 0 हुआ, और पहले से 10 था, तो फाइनल माइनस इनिशियल माइनस आ रहा है। जबकि वर्क डन बाई ग्रेविटी पॉजिटिव आया, यहाँ पे ऊपर था ऑब्जेक्ट, ऊपर से नीचे आ रहा है, तो अर्थ नीचे पुल कर रही थी और आया भी नीचे, तो वर्क डन बाई ग्रेविटी पॉजिटिव आना चाहिए। तो ये पॉजिटिव आ रहा है, ये निगेटिव आ रहा है, तो दोनों में रिलेशन हमको बनाना है, तो इसमें एक माइनस लगाना पड़ेगा, तब जाकर ये भी पॉजिटिव बन जाएगा, राइट। तो इसलिए वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्सेस होता है निगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम। तो इसे dx इधर डिवाइड कर दिए लाके, तो F बराबर हो गया माइनस डी यू बाई डी एक्स। फोर्स एक वेक्टर है, जबकि पोटेंशियल एनर्जी एक स्केलर क्वांटिटी है। तो एक स्केलर क्वांटिटी से वेक्टर कब मिलेगा, तो उसके लिए आपको पोटेंशियल एनर्जी को पार्शियल डेरिवेटिव करना पड़ेगा। पोटेंशियल एनर्जी का पोटेंशियल एनर्जी को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो फोर्स का x कंपोनेंट, पोटेंशियल एनर्जी को y के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे, पार्शियल डेरिवेटिव करना है तो y कंपोनेंट, और z के रेस्पेक्ट में करेंगे तो z कंपोनेंट आएगा। तो टोटल फोर्स या नेट फोर्स लिखा जाएगा, फोर्स का x कंपोनेंट जो कि पोटेंशियल एनर्जी को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने से मिला है, प्लस फोर्स का y कंपोनेंट प्लस फोर्स का z कंपोनेंट, राइट। जैसे एग्जांपल यहाँ पे लिए हैं, फोर्स अगर इस तरह का दिया है 2x स्क्वायर वाई जेड, तो पार्शियल डेरिवेटिव का मतलब क्या है, इसको डिफरेंशिएट करना है मुझे x के रेस्पेक्ट में, तो y z को कांस्टेंट कंसीडर करना है आपको। तो हम लोगों को पता है कि डिफरेंशिएशन में कांस्टेंट बाहर आ जाता है डिफरेंशिएशन से, तो x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो 2 तो पहले से कांस्टेंट, एंड y एंड z विल आल्सो बी कंसीडर्ड एज अ कांस्टेंट क्वांटिटी बिकॉज वी आर डिफरेंशिएटिंग इट विथ रिस्पेक्ट टू x, राइट। तो x स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2x, और ये 2 और y z तो कांस्टेंट कंसीडर करना है, इसलिए पहले से ही डिफरेंशिएशन से बाहर आ गया है ये। तो ये फोर्स का x कंपोनेंट इससे मिलेगा। वैसे ही फोर्स का y कंपोनेंट के लिए सेम फंक्शन को y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, तो इसमें x और z कांस्टेंट कंसीडर किया जाएगा, तो डिफरेंशिएशन से बाहर हो जाएगा ये 2x स्क्वायर और z, ये तीनों ही बाहर आ गया डिफरेंशिएशन से, क्योंकि कांस्टेंट तो डेरिवेटिव से बाहर आ जाता है। तो y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो ओनली y वेरिएबल है, तो डेल वाई बाई डेल वाई 1 आता है, डेल वाई बाई डेल वाई क्या आएगा 1, तो यहाँ पे 1 आ गया। वैसे ही z के रेस्पेक्ट में करेंगे तो फोर्स का z कंपोनेंट भी मिल जाएगा। एक एग्जांपल के थ्रू सेम कॉन्सेप्ट पे बेस्ड एक न्यूमेरिकल कर रहे हैं। पोटेंशियल एनर्जी गिवन है 50xy, तो बताना है कि फोर्स, ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू है, x का डिफरेंट वैल्यू के लिए u डिफरेंट मिलेगा। u क्या है, पोटेंशियल एनर्जी। जैसे स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी होता है हाफ के एक्स स्क्वायर, जहाँ पे x कंप्रेशन और इलोंगेशन है तो x पे डिपेंड कर रहा है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होता है mgh, उसमें हाइट पे डिपेंड कर रहा है। तो वैसे ही कोई और पोटेंशियल एनर्जी है
जो एक्स और वाई दोनों पे डिपेंड कर रहा है। ऑब्जेक्ट का पोजीशन है एक्स और वाई, तो अब बताना है आपको कि उस पर फोर्स कितना लग रहा है, ये बताना है आपको। अगर उसका पोटेंशियल एनर्जी का ऐसा एक्सप्रेशन है तो उस पर फोर्स कितना एक्ट कर रहा है। कहाँ पे फोर्स पूछा है, एट 3,4 इस लोकेशन पे फोर्स बताना है। तो फोर्स का एक्स कंपोनेंट पहले निकालेंगे हम लोग। एक्स कंपोनेंट निकालने के लिए पोटेंशियल एनर्जी में निगेटिव लगा के माइनस डेल बाई डेल एक्स, और टोटल पोटेंशियल एनर्जी है 5xy। एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो y को मानेंगे कांस्टेंट, तो y बाहर आ जाएगा इधर, और 50 भी कांस्टेंट ही है तो 50 भी बाहर। सिर्फ डिफरेंशिएट कौन होगा, माइनस तो पहले से है ही, तो डेरिवेटिव ऑफ ओनली x, तो डेल एक्स बाई डेल एक्स हो जाता है कितना 1। तो फोर्स का x कंपोनेंट इस तरह से आ गया -50y। वैसे ही फोर्स का निकालेंगे हम लोग कौन सा कंपोनेंट, अब फोर्स का निकाल लेते हैं y कंपोनेंट। y कंपोनेंट निकालने के लिए पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y करना है, तो 50xy में इस बार 50x बाहर आएगा, 50x माइनस के साथ पार्शियल डेरिवेटिव किसका, y का, तो डेल वाई बाई डेल वाई भी 1 होता है, 1 होगा ये। तो इस तरह से फोर्स का y कंपोनेंट आया -50 ओनली x आया। तो नेट फोर्स लिखा जाएगा वेक्टर फॉर्म में। फोर्स को वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, नेट फोर्स इक्वल टू x कंपोनेंट के साथ i कैप, तो -50y i कैप प्लस y कंपोनेंट j कैप, तो प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा यहाँ 50x j कैप। इन दोनों में -50 को बाहर ले लेते हैं, कांस्टेंट है इसलिए। तो नेट फोर्स को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, -50 बाहर, ब्रैकेट में y i कैप प्लस x j कैप। y का वैल्यू दिया हुआ है 4 पे मुझे बताना है, तो 4 i कैप प्लस x का वैल्यू 3 है, 3 j कैप, राइट। तो ये इस तरह से आप वेक्टर फॉर्म में इसका निकाल सकते हैं कि इतना फोर्स एक्ट कर रहा है उस पर। अगर रिजल्ट इसका मैग्नीट्यूड निकालना होगा कि कितने न्यूटन का फोर्स लग रहा है, तो क्या कर सकते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ आई कैप का स्क्वायर प्लस कोएफिशिएंट ऑफ जे कैप का स्क्वायर रूट में लेके मैग्नीट्यूड भी निकाल सकते हैं। वैसे वेक्टर फॉर्म में इतना फोर्स आ जाएगा। तो जब भी पोटेंशियल एनर्जी गिवन होगा किसी कंजर्वेटिव फील्ड में, किसी लोकेशन का पोटेंशियल एनर्जी दिया है और पूछेगा कि उस इंस्टेंट पे उस पर कितना फोर्स एक्ट कर रहा है, कंजर्वेटिव फोर्स कितना एक्ट कर रहा है, तो वो इस फॉर्मूला से निकाला जाएगा, राइट। पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे तो फोर्स का x कंपोनेंट, और पार्शियल डेरिवेटिव y के रेस्पेक्ट में कर देंगे तो फोर्स का y कंपोनेंट मिलेगा। तो हम लोगों ने सीखा कि पोटेंशियल एनर्जी से कैसे फॉर्मूला डिराइव करते हैं फोर्स का, ओके। टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम इसके बाद देखेंगे। टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम में, इक्विलिब्रियम का पहले मतलब होता है फिजिक्स में कि नेट फोर्स जीरो लगना चाहिए। किसी भी सिस्टम पे अगर नेट फोर्स जीरो है तो बोलेंगे वो सिस्टम इक्विलिब्रियम में है। तो अभी फोर्स का मैंने फॉर्मूला आपको बताया, अभी फोर्स कैसे मिलता है, तो -du/dx से, यानी पोटेंशियल एनर्जी का अगर फंक्शन दिया है तो उसका डेरिवेटिव करने से क्या मिलता है, फोर्स। और इक्विलिब्रियम में जो बॉडी होता है उसमें फोर्स जीरो लगता है, नेट फोर्स, राइट, जीरो लगता है। तो du/dx जीरो है, और du/dx है क्या, ये स्लोप है, ux कर्व का क्या है, स्लोप। डिफरेंशिएशन हम लोग करते ही है स्लोप निकालने के लिए। तो अगर u वर्सेस x ग्राफ दिया है तो उसका स्लोप जीरो होना चाहिए, स्लोप ही du/dx है, तो स्लोप जीरो तो फोर्स जीरो, और फोर्स जीरो होगा तभी इक्विलिब्रियम में बोला जाएगा। तो यहाँ ux कर्व दिया है, इसमें आपको पता करना है कि इसमें ये समझिए कि अंडर ग्रेविटी पार्टिकल मूव कर रहा है ऐसे, तो कौन से पोजीशन पे वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में है, कौन से पोजीशन में अनस्टेबल, और कौन से पोजीशन में न्यूट्रल। 3 टाइप का इक्विलिब्रियम होता है, स्टेबल, अनस्टेबल और न्यूट्रल। तो पहले समझते हैं क्या होता है ये स्टेबल इक्विलिब्रियम। अगर यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, यहाँ एक बॉल रखा हुआ है, इसको आप स्लाइडली डिस्प्लेस करें जिस पोजीशन पे रखा है वहाँ से, तो वो उसमें वापस आने की टेंडेंसी है, वापस उसी पोजीशन पे आने की टेंडेंसी है, तो इसको बोला जाए कि स्टेबल इक्विलिब्रियम में है। कैसा इक्विलिब्रियम में है ये, स्टेबल। अगर यहाँ पे कोई बॉल रखा हुआ है, किसी तरह यहाँ पे मैनेज करके रखा हुआ है बॉल, और इसको कोई थोड़ा सा डिस्टर्ब कर दिया इसको, तो क्या ये लौट के वापस यहाँ आएगा, नहीं आएगा ये।
तो ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में है। अच्छा, इनमें और इनमें और क्या डिफरेंस हो रहा है कि ये वापस आ जा रहा है और ये वापस आ ही नहीं रहा है। और एक होता है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, उसको भी अगर आप इसके पोजीशन से डिस्प्लेस करें तो ये लौट के वापस उस पोजीशन पे नहीं आएगा। इसमें भी नहीं आ रहा है, इसमें भी नहीं आ रहा है, लेकिन डिफरेंस ये है कि इसमें पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज कर जा रहा है, पार्टिकल को डिस्टर्ब कर रहे हैं तो वो ऐसे जगह पे चला जा रहा है जिससे उसका हाइट कम हो जा रहा है, पोटेंशियल एनर्जी कम हो जा रहा है। जबकि इसका पोटेंशियल एनर्जी में फ़र्क नहीं पड़ रहा है, नए लोकेशन पे जा रहा है तो वहाँ भी वो उसी हाइट पे है। इसका ग्राफ का देखिए, यू वही का वही है कि नहीं, जब बॉल यहाँ पे था तो भी यू यही है, जब आगे डिस्टर्ब करके आगे इसको ले गए तो भी यू वही है। तो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज नहीं आ रहा है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में। कौन सा दो इक्विलिब्रियम ऐसा है जिस इक्विलिब्रियम से पार्टिकल को डिस्प्लेस करें तो वो वापस नहीं आता है? कौन कौन सा है? अनस्टेबल और न्यूट्रल। ये दोनों इक्विलिब्रियम से डिस्टर्ब करेंगे तो लौट के वापस नहीं आएगा, और स्टेबल इक्विलिब्रियम से थोड़ा डिस्टर्ब करेंगे तो वो वापस आ जाएगा। एक एग्जांपल बता रहे हैं, देखिए एक स्प्रिंग है और ये नेचुरल लेंथ पे है, तो ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में है कि अनस्टेबल? तो स्टेबल है, क्योंकि ये स्प्रिंग को थोड़ा सा खींच के छोड़ेंगे तो फिर वापस आने की टेंडेंसी है, फिर उसको कंप्रेस करके भी छोड़ देंगे तो भी वापस आने की टेंडेंसी है उसमें। तो ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में है, यहाँ पे किस में है? स्टेबल। तो तीनों ही इक्विलिब्रियम में आप एक कॉमन पॉइंट देख सकते हैं कि तीनों टाइप के इक्विलिब्रियम में फोर्स जीरो लगना चाहिए, क्योंकि इक्विलिब्रियम आया, नाम आया इक्विलिब्रियम मतलब फोर्स जीरो चाहिए। और फोर्स किससे मिलता है? स्लोप ऑफ यूएक्स कर्व से। तो यहाँ पे भी स्लोप जीरो है, यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो स्लोप क्या है? जीरो। जो पैरेलल हॉरिजॉन्टल एक्सिस के पैरेलल लाइन होता है उसका स्लोप क्या होता है? जीरो। जो हॉरिजॉन्टल से थोड़ा इंक्लाइन होता है उसका स्लोप आता है कुछ, इसका भी स्लोप जीरो है। यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो स्लोप क्या आएगा? जीरो। और यहाँ भी टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस के पैरेलल है, तो तीनों ही पोजीशन पे स्लोप जीरो है। तो फिर हम लोग फिजिकली तो रियलाइज़ कर लिए कि यहाँ पे स्टेबल इक्विलिब्रियम है या अनस्टेबल और यहाँ न्यूट्रल, लेकिन न्यूमेरिकली कैसे चेक करेंगे? अगर कोई फंक्शन दिया हुआ रहेगा यू का, जैसे यू का एक फंक्शन उधर दिया हुआ था, ऐसा दे दिया हुआ है x² - 5x + 6, ऐसा इक्वेशन दिया है कि किसी का पोटेंशियल एनर्जी का ये इक्वेशन है। तो आपको चेक करना है कि पार्टिकल कहाँ पे स्टेबल इक्विलिब्रियम में है, x के कौन से वैल्यू के लिए स्टेबल है, कौन से वैल्यू के लिए अनस्टेबल और न्यूट्रल है। तो आपको स्टेप 1 ये यूज करना है। स्टेप नंबर 1, इक्विलिब्रियम चाहे कोई भी हो, स्टेबल अनस्टेबल न्यूट्रल, एक चीज़ कॉमन है कि फोर्स जीरो आना चाहिए। और फोर्स कैसे मिलता है? इसको डिफ्रेंशिएट करने से। तो पहला स्टेप ये है कि u डैश बराबर आप जीरो कर दें। u डैश क्या कर देना है आपको? जीरो। जो भी पोटेंशियल एनर्जी का इक्वेशन दिया होगा उसको डिफ्रेंशिएट करके क्या करना है? जीरो, क्योंकि फोर्स जीरो आना चाहिए। तो u डैश इसको डिफ्रेंशिएट करके जीरो कीजिए तो कितना आया? x का डेरिवेटिव 2x - 5x का डेरिवेटिव -5 और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, और इसको इक्वल टू 0 कर दिए हम लोग। तो इससे x का वैल्यू मिला मुझे 5/2। x क्या मिल गया? 5/2, यानी 5/2 ही वो लोकेशन है जिस जगह पे पार्टिकल इक्विलिब्रियम में है। पार्टिकल क्या है? इक्विलिब्रियम। अब हमको चेक करना है कि इस पोजीशन पे पार्टिकल स्टेबल इक्विलिब्रियम में है कि न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में है, ऐसा चेक करना है कि अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में है। तो उसके लिए स्टेप 2 पे आना पड़ेगा। स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2 है डबल डेरिवेटिव करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा इसका? डबल। तो u डबल डैश, डबल डेरिवेटिव करेंगे। अब देखिए इसका एक बार और डिफ्रेंशिएट कीजिए। फर्स्ट डेरिवेटिव से आया था 2x - 5, तो एक बार और डिफ्रेंशिएट करेंगे। डबल डेरिवेटिव x का फंक्शन ये है, x का फंक्शन, इसको एक बार और डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा? हम खाली u डबल डैश लिख दे रहे हैं ऐसे। 2x का डेरिवेटिव 2 और 5 का डेरिवेटिव 0। इसका डेरिवेटिव नहीं करना है, एक बार जो ऑलरेडी हो चुका है डिफ्रेंशिएट उसको करना है। तो डबल डेरिवेटिव करने पे अगर ये वैल्यू, देखिए डबल डेरिवेटिव करने पे हो सकता था कि यहाँ कुछ फंक्शन आ जाता, x और आ जाता, तो इस x का वैल्यू पुट करते, राइट। अगर वो वैल्यू पुट करने पे ग्रेटर देन 0 आता, अभी हालांकि ग्रेटर देन 0 आया है, ग्रेटर देन 0, तो ग्रेटर देन 0 में मिनिमा होता है। मैक्सिमा मिनिमा कॉन्सेप्ट एक था, बेसिक मैथ्स में सीखे थे हम लोग। तो उसमें जब डबल डेरिवेटिव का वैल्यू ग्रेटर देन 0 होता था तो मिनिमा होता था। क्या होता था? मिनिमा। उल्टा बताया था याद करने के लिए कि ग्रेटर देन 0 मतलब मिनिमा,
और मिनिमा इसमें ये मैक्सिमा है क्योंकि इसके आजू बाजू वाला वैल्यू कम है, और ये मिनिमा क्यों है, क्योंकि इसके पास का दोनों साइड का वैल्यू ज़्यादा है इससे, तो ये मिनिमा है। और ये क्या है, मैक्सिमा है। तो जहाँ पे मिनिमा आता है वहाँ स्टेबल इक्विलिब्रियम में रहता है। जिधर मिनिमा जैसा सिचुएशन आता है वहाँ पे कैसा इक्विलिब्रियम में बताया था, स्टेबल इक्विलिब्रियम। और यहाँ मिनिमा आया, इसका मतलब कि पार्टिकल स्टेबल इक्विलिब्रियम में है। पार्टिकल कौन से इक्विलिब्रियम में है, स्टेबल। x बराबर 5/2 वाले पोजीशन पे पार्टिकल स्टेबल इक्विलिब्रियम में है। अगर इसी का डबल डेरिवेटिव निगेटिव आ जाता, क्या आ जाता है, ये निगेटिव, तो ये लेस देन जीरो आता। लेस देन जीरो मतलब मैक्सिमा होता है। तो इस तरह का सिचुएशन होता है। और पार्टिकल को मैं बोलता कि पार्टिकल x इक्वल्स टू जो भी आता उस पोजीशन पे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में रहता है। तो न्यूट्रल कब होता है, तो जब डबल डेरिवेटिव भी ज़ीरो आ जाएगा। सिंगल डेरिवेटिव तो ज़ीरो आया और डबल डेरिवेटिव भी क्या आ जाता है, ज़ीरो, तो हम समझ लेते हैं कि वो न्यूट्रल है। तो एक बार लिख लेते हैं तीनों कॉन्सेप्ट। रूल क्या है, एक तो न्यूमेरिकल के थ्रू सीखे, और कॉमन मेथड है स्टेप 1, u डैश बराबर 0 करना है। u गिवन होगा क्वेश्चन में, और आपको चेक करना होगा कि x के कौन से वैल्यू के लिए पार्टिकल स्टेबल इक्विलिब्रियम में है, अनस्टेबल है और न्यूट्रल है। तो स्टेप 1 में क्या कर लेंगे हम लोग, स्टेप 1 u डैश बराबर 0 करेंगे। उससे मुझे x का कुछ वैल्यू मिलेगा, जैसे यहाँ 5/2 मिला। अगर ये डिफ्रेंशिएट करने पे क्वाड्रेटिक होता तो 2 वैल्यू मिलता, राइट। स्टेप 2 में क्या करेंगे, u डबल डैश निकालेंगे, और यहाँ से जो x का वैल्यू मिला था मुझे, x1 x2, उन सबको इसमें सब्स्टिट्यूट करके देखेंगे। जिस वैल्यू के लिए u डबल डैश का वैल्यू ग्रेटर देन आएगा वो मिनिमा होगा, और मिनिमा का मतलब होगा स्टेबल इक्विलिब्रियम। जिसके लिए u डबल डैश का वैल्यू लेस देन 0 आएगा वो मैक्सिमा होगा, और उसको मैक्सिमा वाले को बोलेंगे हम लोग अनस्टेबल। जहाँ मैक्सिमा होता है वहाँ पे होता है अनस्टेबल। और जिसके लिए डबल डेरिवेटिव का वैल्यू वापस फिर से 0 आ जाएगा, उस पोजीशन पे उस x के वैल्यू के लिए बोलेंगे कि पार्टिकल वहाँ पे न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में है, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। तो इस तरह से ये 3 टाइप के इक्विलिब्रियम को आप चेक कर सकते हैं कि पार्टिकल अंडर द एक्शन ऑफ अ फोर्स, पार्टिकल इज इन स्टेबल इक्विलिब्रियम और अनस्टेबल और न्यूट्रल। कौन से इक्विलिब्रियम में है वो इस तरह से चेक कर सकते हैं।